वेलकम टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको शायद सुनना पसंद नहीं आएगा, पर मैंने ये वादा कभी नहीं किया है कि मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रखूंगा। मेरा सिर्फ इतना सा वादा है कि मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और आपका नॉलेज बढ़ाऊंगा। देखिए, मैं जहाज उड़ाने नहीं जाता, पता है क्यों? मुझे प्लेन उड़ाना आता ही नहीं। ठीक उसी तरह अगर आपको सर्जरी करानी है तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सर्जन तो हूं ही नहीं। मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, बिना ये जाने कि शेयर मार्केट है क्या। हाँ हाँ, मुझे पता है। मुझे पूरी तरह पता है कि आप में से कई लोग सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, और कई लोगों को तो लगता है कि उन्हें सब कुछ ही आता है। आप में से कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि भैया आप मार्केट के तो आप मास्टर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आप में से लगभग 98% लोगों को मार्केट का घंटा कुछ नहीं पता है। आपको लगता है कि आपको पता है, बट नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि इस गेम के खिलाड़ी कौन है। आपको तो ये तक नहीं पता है कि ये जो पैसे का गेम है, ये चलता कैसे है, इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी जेब से 35,000 करोड़ लेके कोई जा चुका है और आपको भनक भी नहीं लगी। अगला सवाल जो आपके दिमाग में उठना चाहिए वो ये है कि आपको आखिर ये क्यों नहीं पता कि आपकी जेब से कोई 35,000 करोड़ रुपए चुरा के ले गया। क्योंकि दोस्त, जिसका काम आपको बताने का है ना, मीडिया जिसका काम है आपको सच्चाई बताना, वो आजकल आपको बेवकूफ़ बनाए रखने में बिजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेवकूफ़ बनाने में बिजी है। जिससे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से आप बन चुके हैं। वो बेवकूफ़ बनाए रखने में बिजी है। मीडिया को आपकी आंख खोलनी चाहिए थी, पर वो आपको इतनी गहराई से मैनिपुलेट कर रहा है कि आप तो अब सवाल करना भी भूल चुके हैं। सच बात तो ये है कि जब मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, तो ये काम हमारे जैसे लोगों पर आ गया है, जिनके पास ना कोई कैमरा है, ना ये 1500 का माइक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने सच लेके आऊँ। मैं आपको बताऊंगा कि किसने आपका 35,000 करोड़ रुपए चुराया, कैसे चुराया, क्यों चुराया, पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरा वादा है कि मेरे हर वीडियो के बाद, चाहे ये हो या अगला, आप ज़रूर कुछ नया और ज़रूरी सीखेंगे। और अगर मैंने ये वादा नहीं निभाया तो आप वीडियो के तुरंत बाद 4 गालियाँ देके अनसब्सक्राइब करके निकल जाइएगा। ठीक है? डील? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट से। इंडियन शेयर मार्केट के बारे में दुनिया में कहा जा रहा है कि आजकल ये वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उसका कारण है डेरिवेटिव्स। यहाँ जो डेरिवेटिव्स का टर्नओवर है ना, वो कैश इक्विटी के मुकाबले 10 से 50 गुना तक ज़्यादा है। अब ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग गया होगा, आप अभी वीडियो बंद करने वाले होंगे, पर बंद नहीं करने का, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? देखिए, अगर आपको ये पूरी कहानी समझनी है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कैश इक्विटी और डेरिवेटिव्स में क्या फ़र्क है। तो एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसको एकदम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, और इस कंपनी के एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। अगर आपको रिलायंस का एक इक्विटी शेयर खरीदना है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब आते हैं डेरिवेटिव्स की दुनिया में। अब इसी इक्विटी के आधार पे 3 और डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है? इस शेयर पर 3 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। उनका मूल्य जो है वो इक्विटी के शेयर पर निर्भर करता है। पहला डेरिवेटिव है फ्यूचर। रिलायंस के 100 रुपये के फ्यूचर खरीदने के लिए आपको लगभग 5 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे। यानी कि सिर्फ 5 रुपये में आप 100 रुपये का फ्यूचर खरीद सकते हैं, मतलब 20 गुना लेवरेज। अब इक्विटी के फ्यूचर के अलावा 2 और डेरिवेटिव होते हैं जिनको हम ऑप्शंस कहते हैं। एक होती है कॉल ऑप्शन और दूसरी होती है पुट ऑप्शन। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आगे बहुत काम आएगा। अगर रिलायंस ऊपर जाता है ना, तो इक्विटी भी ऊपर जाती है, फ्यूचर भी ऊपर जाता है, और कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाती है। लेकिन पुट ऑप्शन नीचे जाता है। और अगर रिलायंस नीचे गिरता है ना, तो इक्विटी नीचे जाती है, फ्यूचर नीचे जाती है, कॉल ऑप्शन नीचे जाता है, लेकिन पुट ऊपर चले जाता है। इनका संबंध आप समझ गए आपस में? और थोड़ा इजी करके समझाऊं तो, कॉल ऑप्शन और जो फ्यूचर है वो रिलायंस के शेयर के साथ ही साथ उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में रिलायंस का शेयर चलता है। और जो पुट है वो उल्टे रास्ते चलेगा। रिलायंस का शेयर ऊपर तो पुट नीचे, रिलायंस का शेयर नीचे तो पुट ऊपर। समझ में आया? यानी कि अगर इस शेयर के गिरने से फायदा कमाना है तो आपको पुट बाय करना पड़ेगा। ठीक है? ये रिश्ता समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ वो सब इसी लॉजिक पर टिका हुआ है। तो अब जब आपने समझ लिया कि कैश इक्विटीज़ और डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं, तो आप चलते हैं असली कहानी की तरफ। और आप जानते हैं कैसे एक कंपनी ने मार्केट को मैनिपुलेट किया? मैं समझाऊंगा कैसे। वैसे आप माने या ना माने, आपका मार्केट ना हर रोज मैनिपुलेट होता है। लेकिन इस कहानी में मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ,
आपको दिखाने भी जा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। हाँ, डेरिवेटिव्स के बारे में एक और बात है जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, और वो ये कि डेरिवेटिव्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। इस एक्सपायरी डेट पे वो डेरिवेटिव्स खत्म हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। पर इस एक्सपायरी डेट में मार्केट जो है भारी उथल पुथल से गुजरता है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और इसी वॉलेटिलिटी का फ़ायदा इस कंपनी ने उठाया आपकी जेब से पैसा निकालकर अपनी जेब में भरने के लिए। अब सुनिए इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, अब सुनिए इनकी स्ट्रैटेजी जो थी ना, वो बिल्कुल एक्सपायरी डे के स्पेसिफिक थी। क्या करते थे ये लोग सुबह सुबह उठते थे, जैसे कि सारी दुनिया उठती है, और एक्सपायरी डे की सुबह 2 से 3 घंटे में, शुरुआत के 2 से 3 घंटे में, अगर इनका टारगेट होता था निफ्टी को मैनिपुलेट करना, तो ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसमें इक्विटी खरीदना चालू कर देते थे। आपने देखा होगा ना, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, तो उनमें खरीदी चालू कर देते थे और बहुत तेज़ी से खरीदी चालू कर देते थे। हजारों करोड़ का माल तेज़ी से उठाया जाता था, और इसका असर क्या होता था? मुझे पता है कि आप सभी को पता है, मेरे साथ बोलिए। इसका असर होता था कि मार्केट ऊपर जाता था, निफ्टी ऊपर जाता था, तो निफ्टी का फ्यूचर भी ऊपर जाता था, कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाते थे, लेकिन पुट धड़ाम से नीचे गिर जाते थे, क्योंकि पहली बात तो पुट ऊपर जाने पे नीचे आते ही आते हैं, पर ये एक्सपायरी का दिन था, इस दिन और भी ज़्यादा नीचे आते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, आपने एक्सपायरी डे पर पुट खरीदा होता, मार्केट अचानक ऊपर भाग गया, तो आपकी क्या पोजीशन होती? आप तो लॉस में चले जाते ना, सीधा घाटा सीधा लॉस। पर ये लोग ऐसे नहीं थे, ठीक है, ये थोड़ा तिकड़म जमाते थे। जब ये लोग सुबह का अपना कोटा पूरा कर लेते थे ना बाइंग का, जो लगभग 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास का था, तो ये मैनिपुलेशन के दूसरे पार्ट पर जाते थे, और वो आता था एक्सपायरी डे के आखिरी आधे घंटे में। जी हाँ, आखिरी के 30 मिनट में, जहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है, और वहीं से ये लोग अपना सारा असली खेल खेलते थे। और असली खेल खेलने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो ये यूज़ करते थे वो था पुट। याद है आपको, मैंने बताया था कि सुबह ये भारी मात्रा में निफ्टी के स्टॉक्स खरीदते थे, तो निफ्टी ऊपर जाता था, मार्केट ऊपर जाता था, फ्यूचर ऊपर जाता था, कॉल ऊपर जाता था, और पुट धड़ाम से गिर जाता था। जब पुट धड़ाम से गिर जाता था ना, तो ये पुट खरीद लेते थे बड़ी मात्रा में, लगभग 500 करोड़ के आसपास, लगभग 500 करोड़ के पुट खरीदते थे। सही सुना आपने, 500 करोड़ के पुट। अब आइए मैनिपुलेशन के सबसे खतरनाक पार्ट पे, जो जैसा कि मैंने कहा कि आखिरी के 30 मिनट में एग्जीक्यूट होता था। सुबह इन्होंने जो कुछ भी खरीदा था ना, निफ्टी 50 से जुड़ा हुआ, इक्विटीज़ हो, फ्यूचर्स हो सकता है कॉल भी खरीदा हो, वो इन सबको आखिरी के 30 मिनट में तेज़ी से बेचने लगते थे। तेज बोले तो एकदम ताबड़तोड़ सेलिंग। और इसका क्या नतीजा? निफ्टी नीचे जाता था, और भी नीचे जाता था, और भी नीचे जाता था। निफ्टी गिरता था, निफ्टी के फ्यूचर गिरते थे, कॉल ऑप्शन टूट जाता था, बट पुट ऑप्शन जो है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती थी। पुट ऑप्शन एक्चुअली उड़ने लगता था, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, यहाँ तक कि 20 गुना तक हो जाता था। यानी कि 500 करोड़ के आसपास का माल जो सुबह खरीदा था ना, वो अब 2,000 करोड़ का हो गया है। तो थोड़ा हिसाब लगाइए, 500 करोड़ का माल 2,000 करोड़ में बेच दिया, 1,500 करोड़ का मुनाफा एक ही दिन के आखिरी के 30 मिनट में। पर वापस उस इक्विटी की तरफ चलते हैं जो इन्होंने सुबह खरीदी थी और आखिरी के आधे घंटे में बेची थी। हम ये अगर मान भी लें कि इक्विटी या निफ्टी जो है वो 1% भी गिरा, तो भी इस इक्विटी में ये अगर इन्होंने 5,000 करोड़ का भी सौदा किया था, तो उसमें 50 करोड़ का ही लॉस होगा, अगर वो गिरा 1% तो भी, है ना। पर दूसरी तरफ पुट ऑप्शन में इन्होंने 1,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। यानी एक तरफ 1,500 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरी तरफ 50 करोड़ के आसपास का लॉस। 50 करोड़ का लॉस गया इधर, और 1,500 करोड़ का लॉस आया अपने पास, 1,500 करोड़ का प्रॉफिट आया अपने पास। टोटल फिर भी 1,450 के आसपास प्योर प्रॉफिट। अब आपको समझना होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये पैसा आपकी जेब से चोरी हो। आप कहते हैं भाई ये टिकट लेके उड़ गए, हमने बाप का क्या जाता है। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट कोई पैसे बनाने का मैकेनिज्म नहीं है, ये एक मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है। मतलब बहुत सिंपल सा मेरे दोस्त, कि अगर शेयर मार्केट में कोई 1 रुपये भी कमाता है ना, तो यकीन मानिए कि वो 1 रुपये किसी न किसी ने गंवाया है। यानी कि ये जो लगभग $4 बिलियन इन्होंने कमाए ना मल्टीपल ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि लगभग 34,000 करोड़ रुपए, वो कहाँ से आए होंगे? वो पैसे आए होंगे आप जैसे सामान्य इन्वेस्टर से, ट्रेडर्स की जेब से, समझे। और वो ट्रेडर जो है इस मैनिपुलेशन को समझते ही नहीं है, और जानते हैं कि कहानी की सबसे शर्मनाक बात क्या है। ये चोरी जब आपकी जेब से हुई ना, ये चोरी जो है वो आपकी जेब से हुई है, लेकिन मीडिया हमेशा की तरह आपको आपस में लड़ाने में व्यस्त है। वो चाहती है कि आप किसी धर्म या जात के नाम पे आपस में लड़ते रहें। ना तो मीडिया ने आपको इस चोरी की जानकारी दी, ना ही और इंस्टीट्यूशन ने आपको इस चोरी की जानकारी दी। अब सोचिए
कि ये सच भारत के लोगों तक कैसे पहुंचा। मैं बताता हूँ। इस वीडियो का सबसे शर्मनाक पहलू है, इस पूरी स्टोरी का सबसे घटिया बात है। ये सारा मैनिपुलेशन किया गया था एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है जेन स्ट्रीट। ठीक, ये एक अमेरिकी कंपनी है और इसका पता भारत को आरटीआई वारटीआई से पता नहीं चला और ना ही किसी इन्वेस्टिगेशन से पता चला, बल्कि अमेरिका के एक कोर्ट से पता चला। हुआ ये साहब कि जेन स्ट्रीट में जो कुछ लोग थे ना, वो एक दूसरी कंपनी से आए थे जो पहले ये स्ट्रेटेजी जो है ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी इंडियन मार्केट में। यानी कि ये जो मैनिपुलेशन का काम है ना, ये दूसरी कंपनी कर रही थी अकेले। बाद में जेन स्ट्रीट में उसके कुछ एम्प्लॉय गए तो जेन स्ट्रीट ने भी ये मैनिपुलेशन जो है चालू कर दिया। पर उनको कहा कि भाई हमारे चोरी करने का तरीका आपने कैसे कॉपी कर लिया। इसलिए उन्होंने जेन स्ट्रीट पर कोई केस कर दिया कि भाई तुमने हमारी प्रोप्राइटरी स्कीम स्ट्रेटेजी जो है वो चुराई है। ठीक है, सिंपल भाषा में वो पहली कंपनी जेन स्ट्रीट पर केस कर बैठी कि तुमने हमारी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजी चुराई है। यानी कि हम जो चोरी करते थे ना, उसका आइडिया तुमको ही पता चल गया है, पर वो आइडिया सिर्फ हमारे हक का है। और इस वजह से कोर्ट में जब ये सारी बातें आई तो दुनिया भर को पता चला कि इंडियन मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन किया जा रहा था। अगर आप सोचिए कि जेन स्ट्रीट के राइवल ने कोर्ट में केस नहीं किया होता तो सेबी आपको बताता क्या, या इंडियन मीडिया को पता चलता, या उनकी किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चलता? नहीं ना। देखिए, एंड में ना मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही आपको यहाँ उपदेश देने आया हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप मार्केट को सच में समझते हैं ना, तो उसमें ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको मार्केट का कोई अंदाज़ा नहीं है ना, तो दूर रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था ना, आपके ज्ञान को थोड़ा बहुत तो बढ़ाया होगा मैंने। अगर नहीं बढ़ा पाया तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए, नॉलेज, ज्ञान इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है।